एवरीवन। तो आज हम सीबीएसई क्लास 10 फिजिक्स का जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में होगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि हु हैज़ स्टेटेड द राइट हैंड थंब रूल। जो इस चैप्टर में जो आप लोगों को राइट हैंड थंब रूल दिया गया है उसको किसने स्टेट किया था। ठीक है, शायद ये आपके एनसीईआरटी के बुक में ना हो, तो इसका राइट आंसर है मैक्सवेल। ठीक है, ऑर्स्टेड, फ्लेमिंग, आइंस्टाइन, मैक्सवेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैक्सवेल। मैक्सवेल ने स्टेट किया था राइट हैंड थंब रूल को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज द स्विचेज आर पुट इन द। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस लगे हुए होते हैं हमारे घर में, वो उनमें जो स्विचेज होते हैं, जो आप लोग स्विच को ऑन करते हो ऑफ करते हो, वो किस में लगे हुए होते हैं। लाइव वायर में, अर्थ वायर में, न्यूट्रल वायर में, या फिर ऑल ऑफ द सारे वायर में। तो लाइव वायर जैसे आप लोगों को पता होगा कि रेड वायर होता है, ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अर्थ वायर आप लोगों को पता होगा जो कि ग्रीन वायर होती है, जो कि हमें शॉक से बचाती है। न्यूट्रल वायर आप लोग जानते होंगे कि ये ब्लैक वायर होती है, जिसमें से करंट वापस जाती है। ठीक है, और ऑल ऑफ द अबव यानी सारे वायर में। तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगे हुए होते हैं, तो उसमें जो स्विचेज होते हैं वो लाइव वायर में लगे होते हैं, रेड वायर में, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी तो फिर करंट कैसे, तब आप लोग जैसे घर में रेफ्रिजरेटर होता है, टीवी होता है, तो वो फिर कैसे चल पाएगा। तो उसके लिए लाइव वायर में लगी होती है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे आप लोग EMIV कहते हो। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म यानी फुल फॉर्म उसका हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म हो गया EMI। ठीक है, तो इसका क्या कंडीशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। देयर मस्ट बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल ऑफ वायर एंड गैल्वेनोमीटर, यानी इसमें मोशन होनी चाहिए कॉइल ऑफ वायर, वायर का जो कॉइल है और गैल्वेनोमीटर के बीच में। या फिर देयर मस्ट बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द गैल्वेनोमीटर एंड अ मैग्नेट, या फिर गैल्वेनोमीटर और मैग्नेट के बीच में होनी चाहिए रिलेटिव मोशन। या फिर देयर मस्ट बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड जनरेटर, या फिर रिलेटिव मोशन गैल्वेनोमीटर और जनरेटर के बीच में होनी चाहिए। या फिर देयर मस्ट बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल ऑफ वायर एंड अ मैग्नेट, या फिर क्या होनी चाहिए, वायर के कॉइल के बीच में होनी चाहिए और मैग्नेट के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, जिसमें क्या बता रहा है हमें कि जो वायर का जो कॉइल होता है और एक मैग्नेट होता है, उन दोनों के बीच का जो रिलेटिव मोशन होता है वही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, नो फोर्स एक्ट्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज़ प्लेस्ड। जब कोई फोर्स कब एक्ट नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जब फोर्स एक्ट नहीं करेगा करंट कैरिंग कंडक्टर में। करंट कैरिंग कंडक्टर है जब वहाँ पर हम ऐसे कौन सी जगह पर वहाँ पर रख दें उसको, ठीक है, तो हमारा जो फोर्स है वो एक्ट नहीं होगा उस पर। तो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, फार अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड के हम पैरेलल रख देंगे तो क्या होगा, वो कहीं भी जाके वो करंट जो है वो सप्लाई नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो उसकी वजह से वहाँ पर फोर्स भी अप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ दैट इंस्ट्रूमेंट विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते रहते हैं उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर देता है, उनके प्रेजेंस को रोक देता है। ठीक है, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि गैल्वेनोमीटर जो होता है वो क्या करता है, हमारे जो इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पर सर्किट में मूव कर रहे होते हैं उनकी मीटर यानी उनके फ्लो को, यानी सबको हमको गैल्वेनोमीटर का जो मशीन होता है वही बताता है हमें। तो यहाँ पर भी उसी का काम है कि वो सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहे हैं उनका जो प्रेजेंस है उनको डिटेक्ट कर सके। तो ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, व्हिच डिवाइस प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट। अब कौन सा डिवाइस इसमें से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन है जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर। राइट आंसर ए। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को पता होगा जनरेटर, यहाँ पर आप लोगों को दूर दूर तक तो गैल्वेनोमीटर और एमीटर तो नहीं होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर में आप लोगों ने भी क्या देखा कि क्या करता है, ये सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहे हैं उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। और एमीटर आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहे हैं उनके अमाउंट को बताता है, कितने अमाउंट में फ्लो कर रहा है ये। लेकिन अब यहाँ पर बात आ गई जनरेटर की और मोटर की। तो मोटर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी में होता है, और जनरेटर में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी से हमें वो एनर्जी देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी
जैसे हमारे घर में लाइट होते हैं, जैसे जनरेटर आप लोग लगाते हो, जब लाइट कट जाती है तो लाइट आती है कि नहीं आती है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में चेंज हो गया। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सा डिवाइस जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, तो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल हुआ, तो जनरेटर होगा इसका राइट आंसर। 7 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वहाँ पर आप लोगों ने देखा था कंडीशन क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, और यहाँ पर आप लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। तो एक्स का पहला ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, किसी बॉडी पर जब चार्ज होगा उसका जो प्रोसेस होगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। या फिर द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग अ कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, या फिर जब हम इलेक्ट्रिक मोटर के कोई कॉइल को रोटेट कराने का जो प्रोसेस होगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। या फिर प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ कॉइल, या फिर जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, कॉइल में, किसके कारण से, रिलेटिव मोशन कारण से, मैग्नेट और कॉइल के बारे में, जैसे आप लोगों ने पिछले में पढ़ा था कंडीशन, जैसे आप लोगों को जाना था, तो उसी से रिलेटेड इसका डिफिनीशन भी है। और लास्ट जो ऑप्शन है वो है द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल। अब ऐसा प्रोसेस जो कि मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता हो करंट की वजह से, ठीक है, कॉइल में, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। वो इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करता है कॉइल में रिलेटिव मोशन, ठीक है, रिलेटिव मोशन जो होता है मैग्नेट और कॉइल के बीच में, वही आप उसी के कारण क्या होता है इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस होता है, और यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो पढ़ा होगा, इसमें चैप्टर की 2 कहानी है, एक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा कि जब हम करंट को जब हम सप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करेंगे तो वहाँ पर करंट भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। जो कि इसने ये जो इन्होंने जो स्टेट किया था वो है मैक्सवेल, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फैराडे मैक्सवेल, नहीं, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस टू द करंट इन शॉर्ट सर्किट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट की जो वजह से क्या होता है, करंट के साथ ऐसा क्या हो जाता है जो कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है, रिड्यूसेस सब्सटेंशियली, डज नॉट चेंज, इंक्रीजेज हैवीली, वेरी कंटिन्यूअसली, राइट आंसर सी, ठीक है। करंट के साथ ऐसा क्या होता है जो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वो जो करंट का जो अमाउंट है वो यानी एक सीधे से जो है बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है शॉर्ट सर्किट। जैसे आप लोगों को कभी कभी आप लोग घर में क्या होता है कि लगातार वोल्टेज रेगुलर में रहे, लेकिन कुछ देर बाद क्या हो जाता है कि वो अचानक से बहुत हाई अमाउंट में वोल्टेज आ जाती है और वो कई सारे वायरों को फ्यूज कर देती है, कई सारे जो होते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस उनको फ्यूज कर देते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इंक्रीजेस हैवीली होगा, क्योंकि बढ़ा देते हैं उनके अमाउंट को। एन अल्फा पार्टिकल इज डाइवर्टेड टुवार्ड्स वेस्ट, reflected towards north by a field, the field is magnetic, what will be the direction of field। अब जैसे देखो एक अल्फा पार्टिकल है, उसको नीचे की ओर लाया गया, ठीक है, टुवार्ड्स वेस्ट, यानी आप लोग यहाँ पर मान लो कि नॉर्थ साउथ, जैसे नॉर्थ आपका सबसे टॉप पे होता है, साउथ नीचे होता है, अभी इस तरफ आप लोग मान लो कि ऊपर में ईस्ट है और नॉर्थ की जगह ईस्ट है और साउथ की जगह वेस्ट है। तो जब कोई अल्फा पार्टिकल को नीचे की ओर लाया जाएगा वेस्ट की तरफ, वो डिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा नॉर्थ की तरफ। अब नॉर्थ किधर होगा, जैसे आप लोगों ने ऊपर में आप लोगों ने अभी बताया कि ऊपर में ईस्ट है और नीचे में वेस्ट है, तो ईस्ट और वेस्ट के दाएं तरफ आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर आप लोग मान लीजिए नॉर्थ है, ठीक है। तब कोई अल्फा पार्टिकल को वहाँ पर वेस्ट की तरफ लाया गया नीचे, और वो क्या बता रहा है कि वो डिफ्लेक्ट हो गया नॉर्थ की तरफ एक फील्ड में, द फील्ड इज मैग्नेटिक, और वो फील्ड जो है वो मैग्नेटिक है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब देखिए क्या ना, आप लोगों को इस चैप्टर में क्वेश्चन में क्या पता चला कि एक अल्फा पार्टिकल है, उसे वेस्ट की तरफ नीचे लाया गया और वो डिफ्लेक्ट हो गया नॉर्थ की तरफ। अब डिफ्लेक्ट होने का कारण तो यही है कि इसका मतलब वहाँ पर वो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में जहाँ पे होगा वो अट्रैक्ट कर ही लेगा, तो वो डिफ्लेक्ट हो जा रहा है और वो फील्ड है मैग्नेटिक है, तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ये बताओ। तो इसका ऑप्शन है टुवार्ड्स साउथ, टुवार्ड्स ईस्ट, डाउनवर्ड, अपवर्ड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डाउनवर्ड, वो नीचे की ओर आएगा। जिस तरह से वहाँ पर अल्फा पार्टिकल नीचे की ओर आ रहा है वेस्ट की तरफ, उसी तरह ये जो है वो ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ, जैसे वहाँ पर ईस्ट है तो नीचे वहाँ पर वेस्ट है, इधर दाएं तरफ नॉर्थ है, तो वो डाउनवर्ड ही आ रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड की तरफ ही वहाँ पर, क्योंकि टॉप पर तो ईस्ट है ना, तो ईस्ट से ऊपर तो नहीं जा पाएगा, तो इसलिए वो डाउनवर्ड ही होगा। द मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एट। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर
स्ट्रांग होता है, कहाँ पर, कौन से पोल पर स्ट्रांगेस्ट होता है, मिडिल ऑफ द मैग्नेट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल या फिर बोथ पोल्स, यानी मैग्नेट के बीच में या फिर नॉर्थ पोल पर या फिर साउथ पोल पर या फिर दोनों पोल्स पर। तो इसका जो आंसर है वो बोथ पोल्स है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल पे हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल पे हो, दोनों पोल पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग ही होता है। अब वहाँ से जैसे जैसे हिलेगा, वहाँ से जैसे जैसे अपना जगह स्पेस छोड़ेगा, नॉर्थ से थोड़ा सा निकलेगा, तो फिर वहाँ पर उसका जो स्ट्रांगेस्ट है वो थोड़ा कम होने लगता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, दोनों पोल में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड करंट कैरिंग सोलेनॉइड आर, ठीक है, जो इनसाइड करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग जो सोलेनॉइड होते हैं, जैसे आप लोगों ने सोलेनॉइड पढ़ा होगा कि क्या होता है कि एक तरह का लॉन्ग कॉइल होता है, उसमें सॉफ्ट आयरन होते हैं मतलब कि, और उसके इंसुलेटेड कॉपर वायर का जो है वो उसमें लपेटी हुई होती है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को शेप मिलता होगा, ठीक है, सर्कुलर टाइप का बाहर की तरफ से। लेकिन अब यहाँ पर पूछ रहा है कि वो जो उसमें मैग्नेटिक लाइंस किस तरह से होते हैं। तो जैसे आप लोग मान लो एक पतंग की आप लोग लेते हो लकड़ी, जैसे उसमें आप लोग क्या करते हो, रस्सी को वहाँ पर लपेटते हो ना, तो उसके वो हुआ सोलेनॉइड बाहर की तरफ से सर्कुलर हुआ, लेकिन वो लकड़ी के अंदर कैसे होगा मैग्नेटिक लाइंस, वो सीधी तरह स्ट्रेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लेंगे ऑप्शन, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, अलोंग द एक्सिस एंड आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल इनसाइड द सोलेनॉइड एंड सर्कुलर एट द एंड्स एंड सर्कुलर। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, पैरेलल इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर जो है पैरेलल होगा, सीधा सीधा लाइन जाएगा, ठीक है, और बाहर की तरफ देखें तो वो सर्कुलर तरफ होगी, ठीक। जैसे आप लोग धागा को मान लो, धागा बाहर की तरफ क्या, तो सर्कुलर की तरह होता है, इस तरह से उस तरफ मुड़ा हुआ होता है, लेकिन उसमें जो मैग्नेटिक लाइंस होते हैं वो सीधी होती है। 12 क्वेश्चन देख लेते हैं, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर एक्चुअली एक्ट्स एज, अब जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर है वो क्या करता है, एक्चुअली काम क्या करता है वो, अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अ सोर्स ऑफ नीट एनर्जी, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, अ कन्वर्टर ऑफ एनर्जी। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के सोर्स को बढ़ाता है, ठीक है, और यानी ऑप्शन है हमारा, और नीट एनर्जी को बढ़ाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है एक तरह से, एक कन्वर्टर ऑफ एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कन्वर्टर ऑफ एनर्जी, एनर्जी को कन्वर्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो हमारे एनर्जी को कन्वर्ट करता है। अब कैसे एनर्जी, तो जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा मोटर में कैसे होता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल जाता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल जाता है, और जनरेटर में क्या होता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल जनरेटर में और इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल मोटर में, ठीक है। इसका आंसर राइट आंसर होगा अनकन्वर्टर ऑफ एनर्जी। अब इसके बाद इसकी देख लें हम, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। अब यहाँ पर आप लोगों का रूल वाला क्वेश्चन आ चुका है एक, कि जब हम क्या करते हैं, जब हमें करंट कैरिंग कंडक्टर दिया हो और उसमें हम फोर्स को डायरेक्शन की वो हम ढूंढें, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन हमें चाहिए, तो करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है तो उसमें हमारा कौन सा रूल अप्लाई होगा कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम लोग जान लेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल। जिसका राइट आंसर है वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हम क्या कर लेते हैं, फोर्स की डायरेक्शन को पता कर लेते हैं, क्योंकि एक जो डायरेक्शन होती है थंब वाला वो बताती है हमें फोर्स की डायरेक्शन, और जो मिडिल फिंगर होती है वो बताती है हमें करंट की डायरेक्शन, और ये जो हमारा दूसरा उंगली होती है, सेकेंड उंगली जो होती है वो हमें बताती है मैग्नेटिक, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड का हमको डायरेक्शन बताती है। तो हमें फोर्स डायरेक्शन जानने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ता है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय, ठीक है। अब जो इंड्यूस्ड करंट है, जिस करंट में क्या होता है, जो करंट इंड्यूस होता है उसका जो डायरेक्शन हमको पता करना है, तो वो दिया गया था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो है उन्होंने वो क्या था, वो क्या बताए थे कि जो इंड्यूस्ड करंट है उनकी डायरेक्शन को हम पता कर सकते हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेथड यूज फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लायंस फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग इज अर्थिंग, यूज ऑफ स्टेबलाइजर, यूज ऑफ फ्यूज, यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो हमारे घर में जो होम अप्लायंस लगे होते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हुआ, फ्रिज हुआ, टीवी वगैरह हुआ, ठीक है, तो इस सबको शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हमें किसी चीज़ को यूज करना होता है। अगर हम अपने घर में फ्यूज का यूज करते हैं तो क्या होगा कि हमारे घर में कभी भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगी, ठीक है। 16 क्वेश्चन है, द स्प्लिट रिंग्स प्रेजेंट इन द डीसी इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज टू रोटेट मोटर, चेंज डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल, कीप्स डायरेक्शन ऑफ करंट इन कॉइल स्टैटिक, या फिर बोथ बी एंड सी। तो हमारे घर में जो स्प्लिट रिंग लगे होते हैं कौन सी चीज़ में, डीसी इलेक्ट्रिक मोटर में, डायरेक्ट करंट जो होता है
AC का मतलब अल्टरनेटिंग करंट और DC का मतलब डायरेक्ट करंट। तो हमारे घर में जो स्प्लिट रिंग लगे होते हैं DC इलेक्ट्रिक मोटर में, उसका यूज़ क्या होता है कि हम कॉइल में जो करंट जो हो रहा है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं स्प्लिट रिंग्स के होने से। ठीक है, अगर प्रेजेंट होगा DC इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग, तो अगर वो प्रेजेंट होगा तो हम क्या कर सकते हैं, कॉइल में जो करंट है उसको हम उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज obtained इन अ लूप बाय एन बार मैग्नेट by keeping a bar magnet near loop, moving the loop across bar magnet, moving bar magnet across loop both B and C। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रिक करंट जो है एक लूप में ऑब्टेंड होता है बार मैग्नेट के द्वारा, तो क्या होता है, कीपिंग अ बार मैग्नेट नियर लूप, मूविंग द लूप अक्रॉस बार मैग्नेट, मूविंग बार मैग्नेट अक्रॉस लूप। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो दोनों होगा बी एंड सी। ठीक है, यानी राइट आंसर हुआ हमारा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में जो है, यानी इसको क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो ऑब्टेन हो रहा है लूप में, ठीक है, बार मैग्नेट के द्वारा, उसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। चाहे हम उस लूप को बार मैग्नेट के अक्रॉस रखें, ठीक है, या फिर बार मैग्नेट को जो है हम लूप के जो अक्रॉस हम मूव करवाएं, ठीक है, या फिर हम बार मैग्नेट को लूप के अक्रॉस मूव करवाएं, या फिर हम लूप को बार मैग्नेट के अक्रॉस मूव करवाएं, बात बराबर होती है। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट जो है दोनों तरफ से कर सकती है। इंपोर्टेंट, अब यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन आ गया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज। अब देखो, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में किया था कुछ 2-3-4 क्वेश्चन पहले, कि जब एक सोलेनॉइड होता है करंट कैरिंग सोलेनॉइड, तो बाहर की तरफ वो सर्कुलर होता है और अंदर की तरफ वो स्ट्रेट होता है। स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और बाहर से सर्कुलर जैसी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहा है, अब सिर्फ लंबा सा एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड लिया गया है, उसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह से प्रोड्यूस होगी, सर्कुलर होगी, पैराबोलिक होगी, इलिप्टिकल होगी, स्ट्रेट होगी। आप लोग आसानी से बता दोगे कि इसका जो राइट आंसर होगा वो स्ट्रेट होगा। अंदर में जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जितना भी लंबा हो, वो स्ट्रेट ही बनेगी, सीधी सीधी। 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। अ डिवाइस कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू अ डिवाइस व्हिच जनरेट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। The electric current observed in this case keep on changing its direction of flow at constant rate. The device is, अब जैसे देखो, एक डिवाइस लिया गया है, उसको मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू अ डिवाइस, ठीक है, उसको मैकेनिकल एनर्जी से एक डिवाइस में चेंज किया गया है, कन्वर्ट किया गया है, जो कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहा है। तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट जो ऑब्जर्व हुआ है, ठीक है, यानी कांस्टेंट रेट पर डायरेक्शन फ्लो ऑफ डायरेक्शन का जो फ्लो है उसको रोकने के लिए, जो यानी उसको रोकने के लिए, कांस्टेंट करने के लिए जो लिया गया है, ऑब्जर्व किया गया है उसका स्पीड, तो वो कौन सा ऐसे डिवाइस में होता है, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर, बोथ बी एंड सी। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, एसी जनरेटर। अल्टरनेटिंग करंट वाला जो जनरेटर होगा वो क्या करेगा, कोई डिवाइस को मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल जनरली में कन्वर्ट कर देगा और इलेक्ट्रिक करंट को वहाँ पर ऑब्जर्व किया जाएगा कि उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो डिवाइस जो है उसका नाम है एसी जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स कलर कोडिंग फॉर वायर्स यूज इन आवर होम। हमारे घर में कौन सा फॉल्स कलर, यानी हमारे घर में जो क्या होता है, हम कुछ वायर का यूज करते हैं जिसका जो है कलर जो है फॉल्स होता है। ठीक है, फॉल्स यानी उसमें कोई करंट सप्लाई नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर उसी को कहा गया है फॉल्स कलर। तो वह लाइव वायर रेड, अर्थ वायर ग्रीन, न्यूट्रल वायर येलो, बोथ ए एंड बी। तो आप लोगों ने यहाँ पर लाइव वायर रेड तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर रेड वायर है इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। यहाँ पर बात हो रही है फॉल्स कलर कोडिंग की, फॉल्स कलर कोडिंग में तो कोई करंट तो होनी नहीं चाहिए। अर्थ वायर ग्रीन, ठीक है, अर्थ वायर ग्रीन में क्या होता है, हमें शॉक से बचाता है, इससे कोई कंपेयर है ही नहीं। न्यूट्रल वायर येलो, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि जो न्यूट्रल वायर होता है वो ब्लैक कलर का होता है, आप लोग भी जानते हो। तो ये जो येलो होता है, एक तरह से आप लोग इसको ब्लैक बोलो या फिर येलो बोलो, आप लोग ज़्यादातर आप लोग घर में देखते होंगे कि येलो कलर का वायर जो है उसमें करंट फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक, उसको आप लोग हाथ में भी लेते तो करंट नहीं लगता है। ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स कलर होता है कोडिंग हमारे घर के होम के लिए। तो इसका राइट आंसर हुआ हमारा सी। और आपका ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होता है यहीं पे। आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, आप लोगों से मिलूँगा आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के और इम्पोर्टेंट MCQ के साथ।